डियर फ्रेंड, वेलकम टू शाइन द वर्ड विद आदि। इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं क्लास 12 एजुकेशन का पार्ट 1 का चैप्टर 1 प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था। तो ये जो चैप्टर है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका इस चैप्टर से एग्जाम में लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप और एमसीक्यू टाइप हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग ये जो प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था है इसका जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया है वो सारा कुछ देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे एंड तक देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसे लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत में शिक्षा। तो चलिए देख लेते हैं। प्राचीन काल में भारत में शिक्षा स्वयं के लिए नहीं अपितु धर्म के लिए प्राप्त की जाती थी। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो प्राचीन भारत में या प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो स्वयं के लिए नहीं प्राप्त की जाती थी अपितु धर्म के लिए प्राप्त की जाती थी। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में आप देख लीजिए, प्रेजेंट टाइम में क्या है शिक्षा का मोटिव कि आपको एजुकेशन लेना है, उसके बाद आपको जॉब करनी है जिससे आप इनकम करोगे और अपनी लाइफ अच्छे से जियोगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपको ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती थी जिससे कि आप आगे जाके कुछ कमाई कर सको। पहले सिर्फ आपको धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में बताया जाता था और वो भी सिर्फ मुक्ति का साधन होती थी शिक्षा। यह मुक्ति और आत्मबोध का साधन थी और जीवन का महान लक्ष्य मुक्ति था। तो प्राचीन काल में क्या था, जीवन का एक ही लक्ष्य माना जाता था, वो था मुक्ति प्राप्त करना, मतलब कि इस सांसारिक मोहमाया को त्याग कर मुक्ति को प्राप्त कर लेना। और जो शिक्षा का भी मतलब कि जो शिक्षा थी वो भी उसका भी यही एकमात्र लक्ष्य था, मुक्ति को प्राप्त करना। इस काल में शिक्षा का आधार वेद थे, जिसके कारण इसे वैदिक कालीन शिक्षा कहा जाता था। तो इस काल में शिक्षा का आधार क्या था, मतलब कि शिक्षा मेन टाइप से वेदों के द्वारा दी जाती थी, इसीलिए इसे वैदिक कालीन शिक्षा कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा, इसमें क्या है, भारतीय इतिहास में वैदिक काल उस काल को कहा गया जिसमें वेदों की रचना हुई थी। भारतीय शिक्षा का इतिहास वैदिक काल से ही प्रारंभ होता है। वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ है ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा ग्रहण करना। तो जो वैदिक काल है वो किस काल को माना जाता था, जहाँ पर वेदों की रचना हुई थी, जिस काल में उस काल को ही वैदिक काल माना जाता था। जो भारतीय इतिहास है उसका जो प्रारंभ है वो वैदिक काल से ही हुआ था। और वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसका अर्थ क्या था, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है, दुनिया की मोह माया और जो भी भोग विलास है पूरा उससे दूर रहकर जो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। तो यहाँ शिष्य गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वैदिक काल में भारतीय समाज के में वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था विद्यमान थी। जीवन की अवधि को 100 वर्षों का मानकर इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। बाकी जो वैदिक काल था इसमें जो जीवन था, जो मनुष्य का जीवन था उसे 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। मतलब कि उसकी जीवन की आयु 100 वर्ष मानी गई थी और उन्हें 4 भागों में विभाजित कर दिया गया था। कौन से भाग थे वो, पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गृहस्थ आश्रम, तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम और चौथा था संन्यास आश्रम। यहाँ ब्रह्मचारी नहीं होगा, ब्रह्मचर्य। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता था वो 25 वर्ष की आयु तक होता था, मतलब कि जब से बालक जन्म लेता था तब से 25 वर्ष की आयु तक वो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता था और इसी बीच वह अपनी शिक्षा वगैरह ग्रहण करता था। उसके बाद जब वो शिक्षा कंप्लीट कर लेता था अपनी, उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था जहाँ पर उसका विवाह आदि होता था और वो अपना कार्य करता था जो भी था 25 से 50 वर्ष तक। उसके बाद 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आश्रम हो जाता था 50 से 75 वर्ष तक। उसके बाद संन्यास आश्रम आ जाता था 75 वर्ष से मृत्यु तक, मतलब कि जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती थी तब तक वह संन्यास आश्रम ग्रहण कर रखता था। उसके बाद आ जाता है हमारा प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श। तो चलिए देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति था। प्राचीन जो भारतीय शिक्षा थी उसका प्रमुख उद्देश्य ही यही था कि आपका जो धर्म के प्रति आपकी जो आध्यात्मिक उन्नति है उसको बहुत ज़्यादा विकसित करना और मोक्ष की प्राप्ति करना। इसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्य एवं आदर्श निम्नलिखित है। तो पहला क्या है, ज्ञान तथा अनुभव को प्राथमिकता देना, कि जो पहले ज़माने में जो शिक्षा होती थी उसमें ज्ञान को और अनुभव को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। सेकंड होता था चित्तवृत्तियों का निरोध करना। चित्तवृत्तियाँ जैसे कि जो भी आपके मन में हलचल होती हैं इधर उधर, जहाँ भी आपका मस्तिष्क वगैरह भटकता है तो उसका निरोध करना, उसको संतुलित बनाए रखना। थर्ड है ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता के प्रति उन्मुक्त होना। तो जो प्राचीन शिक्षा थी वो इसी पर डिपेंडेंट थी, धार्मिक शिक्षा ही थी, तो वहाँ पे धर्म पर बहुत अधिक बल दिया जाता था। फोर्थ है छात्रों के चरित्र का निर्माण करना। वहाँ पे छात्रों में बहुत ज़्यादा अनुशासन देखा जाता था। छात्रों के चरित्र का विकास बहुत ज़्यादा उस शिक्षा के अंतर्गत हुआ है। उसके बाद आता है छात्रों के व्यक्तित्व का समुचित विकास करना। नेक्स्ट है छात्रों में सामाजिक कुशलता का विकास करना। तो ये सारा कुछ थे हमारे उसके गुण।
नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय शिक्षा अथवा वैदिक कालीन शिक्षा की गुण या विशेषताएं। तो चलिए देख लेते हैं क्या थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा अथवा वैदिक शिक्षा के गुण एवं विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है वैदिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु तथा अवधि संबंधी नियम। तो जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसको प्रारंभ करने की एक आयु निश्चित थी, जैसे कि 3 वर्गों को शिक्षा दी जाती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो ब्राह्मण के जो बच्चे होते थे उनको 8 वर्ष, क्षत्रिय की 11 वर्ष और जो वैश्य होते थे उनको 12 वर्ष की आयु जब हो जाती थी उनकी, तब उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त होता था। नेक्स्ट है शिक्षा ग्रहण करने का विशिष्ट वातावरण एवं विद्यालय का अनुकूल वातावरण। जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी, ये जो गुरुकुल वगैरह जहाँ पर होते थे वहाँ का वातावरण इतना ज़्यादा शुद्ध होता था कि वहाँ पर मतलब कि कोई भी एक्स्ट्रा वो वायलेंस नहीं होता था, कोई भी ज़्यादा आवाज़ें या फिर प्रदूषण वगैरह कुछ नहीं होता था। वहाँ जंगल में ही होते थे गुरुकुल वगैरह, तो वहाँ का वातावरण बहुत ही ज़्यादा शांत होता था, पढ़ाई की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता था। नेक्स्ट है सर्वसुलभ तथा निःशुल्क शिक्षा। जो शिक्षा होती थी प्राचीन काल में वो बिल्कुल ही निःशुल्क होती थी और सभी के लिए होती थी, बल्कि किसी को भी कठिनाई नहीं होती थी। जैसे कोई गरीब घर का बच्चा है तो वो भी पढ़ाई कर सकता था, बस उसे अपने गुरुओं वगैरह की सेवा करनी होती थी। नेक्स्ट है नियमित दिनचर्या का नियम बनाना, और वहाँ पर अनुशासन बहुत महत्व रखता था। वहाँ पर जो दिनचर्या थी पढ़ाई लिखाई की, स्नान करने की, भोजन खाने की, हर चीज़ का एक नियम था, टाइम टेबल था, उसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ वहाँ पर होता था। आगे है छात्र जीवन संबंधी नियम का निर्माण। जो छात्रों का जीवन था तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कठिन होता था। वहाँ पे छात्रों के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए होते थे जिनका उन्हें पालन करना होता था और तभी वो शिक्षा ग्रहण कर पाते थे। गुरु शिष्य संबंध में मधुरता होना। जो गुरु शिष्य संबंध होते थे प्राचीन काल में वो बहुत ज़्यादा मधुर होते थे। उनके बीच में पिता और पुत्र जैसे संबंध होते थे, वो एक दूसरे के प्रति उन्मुख रहते थे। जैसे कि जो शिष्य होते थे वो अपने गुरुओं की सभी बातों को मानते थे और उनको अपने पिता के समान ही आदर करते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा प्राचीन भारतीय शिक्षा से संबंधित प्रमुख संस्कार। तो 2 संस्कार होते थे, उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार वैदिक काल में। तो जो उपनयन संस्कार होता था वो क्या होता था, चलिए देख लेते हैं। उपनयन संस्कार का अर्थ बालक को गुरु के समीप ले जाना होता था। मतलब कि जब शिक्षा प्रारंभ होती थी तब जो उपनयन संस्कार होता था तो इसका मतलब होता था बालक को गुरु के समीप ले जाना। यहाँ सर्वप्रथम उसे गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता था। यह संस्कार शिक्षा प्रारंभ के समय किया जाता था। इसके अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बालकों के लिए क्रमशः 8 वर्ष, 11 वर्ष तथा 12 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी। तो क्या होता था, जब बालक शिक्षा ग्रहण करता था तो उसका ये संस्कार होता था, उपनयन संस्कार। इसमें क्या होता था कि बालक को गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया जाता था, उसे उसका उपदेश दिया जाता था और तब उसका ये संस्कार संपन्न हो जाता था। तब उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए वह आश्रम में या फिर गुरुकुल में रुक सकता था। और सभी के लिए 3 यहाँ पे वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो जो ब्राह्मण थे उनके लिए 8 वर्ष, क्षत्रियों के लिए 11 वर्ष तथा वैश्यों के लिए 12 वर्ष आयु निर्धारित थी ये उपनयन संस्कार की। नेक्स्ट आ जाता है समावर्तन संस्कार। तो जो समावर्तन संस्कार होता है ये क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। समावर्तन संस्कार का अर्थ होता है घर लौटना। बल्कि शिक्षा जब संपूर्ण हो जाती थी, पूर्ण हो जाती थी, तब ये संस्कार होता था समावर्तन संस्कार। इसमें क्या होता था, जो शिक्षा पूर्ण होने पर किया जाता था। सामान्यतः यह संस्कार 25 वर्ष की आयु पर होता था। इस प्रकार के संस्कार में छात्र स्नान करके तथा नए वस्त्र धारण करके गुरु के सम्मुख उपस्थित होते हैं और उन्हें गुरु के द्वारा मधुपर्क दिया जाता है। इसके बाद गुरु के द्वारा छात्र को समावर्तन उपदेश देकर शिक्षा व ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण माना जाता है। तो ये क्या होता था, ये 25 वर्ष की आयु में होता था जब छात्रों की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी। तो इसमें क्या होता था कि जो छात्र होते थे वो नए कपड़े पहनते थे, स्नान वगैरह करके गुरु के सम्मुख आते थे, बैठते थे। उसके बाद जो गुरु होते थे उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे, उन्हें सब कुछ बताते थे, उपदेश देते थे जो भी उन्हें देना होता था। उसके बाद वो बताते थे कि आपका जो ब्रह्मचर्य आश्रम है या फिर जो शिक्षा ग्रहण करने का टाइम था वो पूरा कंप्लीट हो गया है, अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं और अपनी लाइफ जी सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्राचीन भारतीय, एक सेकेंड, उसके बाद आ जाता है प्राचीन भारतीय शिक्षा संस्थान। तो क्या थे देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा संस्थान निम्नलिखित हैं, जिनमें से हमने कुछ यहाँ पे लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आ जाता है टोल। टोल क्या होता है, प्राचीन काल में स्थापित इस प्रकार की संस्थाएं में केवल एक शिक्षक हुआ करता था। यहाँ मुख्य रूप से संस्कृत विषय पढ़ाया जाता था। तो ये टोल होती थी शिक्षा संस्था, इसमें एक शिक्षक हुआ करता था मुख्य रूप से और यहाँ पर संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद आ जाता है चारण। चारण क्या होता है, वेदों के अनुसार किसी एक अंग की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था को चारण कहते हैं।
नेक्स्ट है घटिका। घटिका में धर्म तथा दर्शन की उच्च शिक्षा प्रदान करी जाती थी, तो उसे घटिका कहता था, जहाँ पे धर्म और दर्शन की शिक्षा प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट आ जाता है परिषद। इस प्रकार की संस्था में 10 शिक्षक होते थे जो अन्य विभिन्न विषयों को से संबंधित शिक्षा प्रदान करते थे। तो परिषद में क्या होता था, यहाँ पे 10 शिक्षक होते थे जो कि भिन्न भिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान करते थे। उसके बाद आता है गुरुकुल। गुरुकुल में वेदों, साहित्य तथा धर्म की शिक्षा मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी। प्राचीन काल में छात्रों को गुरुकुल से मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। इस पद्धति में छात्रों को यहाँ पे गुरुजन होना चाहिए था। गुरु के द्वारा मंत्र तथा उनके अर्थों का मौखिक रूप से पढ़ाया जाता था। तो जो गुरुकुल होते थे वहीं पे सभी छात्र अधिकतर शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ पर मौखिक रूप से जो गुरु होते थे वो सारा कुछ मंत्र उच्चारण आदि पढ़ाते थे, तो ये गुरुकुल होता था। उसके बाद आ जाता है विद्यापीठ। यहाँ व्याकरण तथा तर्कशास्त्र व्यवस्थित शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्राचीन भारतीय शिक्षा के दोष। तो चलिए देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा के दोष निम्नलिखित हैं। जो इसका पहला दोष है वो है सांसारिक जीवन की उपेक्षा। जो प्राचीन काल में जो शिक्षा होती थी उसमें बिल्कुल ही ये बता दिया जाता था कि आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए ही शिक्षा दी जाती थी। वहाँ पर मेन मोटिव ही यही था कि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, आपका जीवन संसारिक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय एवं लोक भाषाओं की अवहेलना करना। वहाँ पर केवल एकमात्र वो जो भाषा चलती थी वो थी संस्कृत भाषा, और जो अन्य भाषाएं होती थी क्षेत्रीय भाषाएं या लोक भाषाएं उनको बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया जाता था। पाठ्यक्रम में धर्मनिरपेक्ष विषयों का अवहेलना करना। शिक्षा के लिए समाज के एक वर्ग की अवहेलना करना, मतलब कि शिक्षा में जो शूद्र होते थे, समाज का ही एक अंग है, जो निम्न जाति वाले होते थे उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, बिल्कुल ही उनको शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। नेक्स्ट है बालिकाओं तथा अन्य जन शिक्षा की अवहेलना करना। तो वैदिक काल में बालिकाओं की शिक्षा निषेध थी, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। शिक्षा में हस्त कार्यों का समावेश नहीं होना। जो वैदिक काल में शिक्षा थी वो मौखिक रूप से दी जाती थी, वहाँ पे हाथों का कोई भी यूज़ नहीं होता था, मतलब कि लिखना वगैरह नहीं होता था, सिर्फ बोलते थे वो, और जो छात्र होते थे वो सुन लेते थे और लर्न कर लेते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है प्राचीन भारतीय शिक्षा के आधुनिक शिक्षा के लिए उपयोगिता, यहाँ पे होना चाहिए था। तो देख लेते हैं। अनुकरणीय आदर्शवादिता का होना, अनुशासन तथा गुरु शिष्य संबंध मधुर होना। मतलब कि प्राचीन काल में ये सारा कुछ होता था, बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी होते थे प्राचीन काल के शिष्य, और जो गुरु और शिष्य के संबंध थे वो बहुत ही ज़्यादा मधुर होते थे। जो भी अनुशासन होता था उस समय वो बहुत ही ज़्यादा कठोर होता था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता था। तो इन सारे गुणों को हमें वर्तमान में भी अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है शैक्षिक वातावरण संबंधी कारकों का होना। तो जो पहले शैक्षिक वातावरण होते थे, गुरुकुल वगैरह होते थे, वहाँ का आसपास का वातावरण बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता था, तो उसे हमारी प्रेजेंट टाइम में जो स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे देखना चाहिए कि उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो भी स्कूल वगैरह है वो सारा रोड पे होता है, ट्रक वगैरह की आवाज़ आया करती है, इस टाइप का। नेक्स्ट है छात्रों द्वारा सरल जीवन यापन करना। जो छात्र होते थे वो बिल्कुल ही सादा जीवन व्यतीत करते थे, उनको मतलब कि नीचे ज़मीन पर सोते थे, चटाई बिछाकर भिक्षा मांग के भोजन करते थे, कोई भी भोग विलास की वस्तुएं उनके पास नहीं होती थी। नेक्स्ट था शैक्षिक सिद्धांतों तथा शिक्षण विधियों से संबंधित उपयोगिता, पाठ्यक्रम संबंधी कारकों का विकास होना। तो ये सारा कुछ इस चैप्टर में था, जो कि बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन की वीडियो भी जल्दी ही आएगी। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।